हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का 7500 MCQ जीके जीएस का क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन सेट रहेगा ये 78। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है। जो कर्क रेखा है भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, इसके फलस्वरूप क्या होता है। तो देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो कर्क रेखा है ये भारत के बीच से गुजरती है और ये गुजरती है 8 राज्य से। सर्वाधिक कहेगा किस राज्य से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम गुजरती है राजस्थान से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला है 2 नंबर, शिवालिक का विस्तार है। आपको बताना है कि जो शिवालिक है इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार जो है पोतावर बेसिन और तीस्ता बेसिन के मध्य है। ऑप्शन हो जाएगा डी। शिवालिक को हिमालय के पद प्रदेश भी बोलते हैं। जो पंजाब हिमालय है ये किसके मध्य स्थित है, तो पंजाब हिमालय कहेगा तो सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है। कुमाऊं हिमालय कहेगा तो ये स्थित है सतलज और काली नदी के मध्य। वही नेपाल हिमालय कहेगा तो ये काली तथा तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। और सबसे कहेगा लंबा इसमें कौन है, तो नेपाल हिमालय हो जाएगा और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। 3 नंबर क्वेश्चन है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। जो कोर मुद्रास्फीति है इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, तो इसको किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो मुद्रास्फीति है इसमें जो वस्तु है महंगा हो जाता है और जो मुद्रा के वैल्यू है ये गिर जाता है, और इसमें लाभ किसका होता है, देनदार यानी कि ऋणी को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर है इसमें, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर तथा लाल सागर को कह रहा है कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ये जोड़ती है बाब अल मंदेव। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से कौन जोड़ता है, तो मलक्का जल संधि। जो होर्मुज जल संधि है ईरान और ओमान को जोड़ता है। स्वेज नहर कहेगा तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। 5 नंबर हो जाएगा, रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो रंगराजन समिति का संबंध हो जाएगा भुगतान संतुलन से। ऑप्शन हो जाएगा सी। राष्ट्रीय आय समिति गठन कहेगा तो 1949 में हुआ था, और राष्ट्रीय एकता योजना समिति इसका गठन हुआ था 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति गठन 1938 में हुआ था और राष्ट्रीय आय समिति गठन 1949 में हुआ था। जनसंख्या नीति से संबंधित कहेगा समिति कौन सी थी, स्वामीनाथन समिति। बैंकिंग सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का जो आंकलन किया जाता है ये किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या बोला जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को बोला जाता है निजीकरण। 7 नंबर हो जाएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निर्माण है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आपको कुल बचत पर। ऑप्शन हो जाएगा ए। कुल बचत पर ये निर्भर करता है। आय और उपभोग में कैसा संबंध होता है, तो इसमें होता है प्रत्यक्ष संबंध है। आगे देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है सेबी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। सेबी के गठन हुआ था 1988 में और इसको संवैधानिक दर्जा का कब दिया गया था, तो 1992 में दिया गया था। यूटीआई के गठन हुआ था 1964 में। आरबीआई के गठन कहेगा तो 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। इरडा के गठन कब हुआ था, 1985 में। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 9 नंबर है, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था कब, तो ये लागू हुआ था 2005 में। भारत में आरटीआई भी कहेगा, आरटीआई ये भी लागू हुआ था 2005 में, और पहला कहेगा किस राज्य में लागू हुआ, तो ये हुआ था राजस्थान में। डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया था, 2009 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 2008 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था, 2002 में। 10 नंबर हो जाएगा,
ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन जो मफलर है इसका संबंध किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से है। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में जल प्रदूषण निवारक अधिनियम कब लाया गया था? 1974 में। और वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम कहेगा तो 1981 में लाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर है, महासागर में ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति का प्रमुख कारण है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महासागर में जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हो जाएगा सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का आकर्षण। ऑप्शन हो जाएगा सी। सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का आकर्षण, और इसमें ज़्यादा प्रभाव कहेगा तो चंद्रमा का रहता है। जो ज्वार आता है ये 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पे आता है, और भट्टा कहेगा तो ये 6 घंटा 13 मिनट के अंतराल पे आता है। आगे देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है गुजरात में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो ये उत्तराखंड में स्थित है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? भारत में जो नई वन नीति लागू हुआ था ये लागू हुआ था 1988 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को, यानी कि एनडीसी के। सेबी के गठन हुआ था 1988 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1980 में। भारत में एसएमएस की शुरुआत कब की गई थी? 1991 में। 14 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ग्रेट बैरियर रीफ, और ये स्थित है कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। बाकी जो कह रहा है कि ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सा झील आता है? तो मिशिगन झील, सुपीरियर झील और इरी झील आता है। इरी झील, मिशिगन झील ये अमेरिका में है, और सुपीरियर झील कहेगा तो कनाडा तथा अमेरिका ये दोनों कंबाइन है, दोनों की सीमा पर स्थित है। 15 हो जाएगा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है? किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन की लागू करने की घोषणा को मंजूरी जो देने वाला प्रस्ताव होता है ये संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है? तो ये होता है साधारण बहुमत। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत, और पहली बार लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। आगे देखेंगे, 16 नंबर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखते हैं बारी बारी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये तो सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था और हुआ था 1774 में, जिसका प्रथम कहेगा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। दूसरा कथन है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि गलत है, लेमेस्टर नहीं थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। तो इसमें से केवल एक सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। 17 नंबर हो जाएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। किस संविधान संशोधन के तहत? 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ऑप्शन हो जाएगा ए। मिनी संविधान किसे बोला जाता है? 42वां संशोधन अधिनियम को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि शून्यकाल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बारी बारी देखेंगे। यह भारत की देन है, ये तो सही है। यह 1962 ईस्वी से जारी है, ये भी सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, ये भी सही है। तो ये जो संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से सभी सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर से एक बार देख लेते हैं। यह भारत की देन है, यह 1962 ईस्वी से जारी है, यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 20 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है, ये कथन जो है सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, ये भी कथन जो है सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी कथन सही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, यही जो कथन है गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 76 नहीं होगा, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है। आगे देखेंगे, और उसी में उपराष्ट्रपति के क्षमा दान करने की शक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 161 में है। 21 नंबर हो जाएगा, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है तो ये किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा ए। यूपीएससी के गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में। महिला को वोट देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के तहत ही दिया गया था भारत में। भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत अधिनियम 1892 के तहत किया गया था। 22 नंबर हो जाएगा, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो जूनागढ़ को मिलाया गया था कैसे? जनमत संग्रह के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। और हैदराबाद को मिलाया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा। जोधपुर को मिलाया गया था विलय पत्र के द्वारा। 23 हो जाएगा, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो 11वीं अनुसूची है इसका संबंध हो जाएगा पंचायती राज से। इसमें टोटल 29 विषय दिया गया है। तीनों अनुसूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में मिलता है। भूमि सुधार के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है? 9वीं अनुसूची में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो ये करता था उग्र। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र। वैदिक काल टोटल इसका कार्यकाल कहेगा तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था, जिसमें ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक कहेगा तो इसका कार्यकाल था 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। वही उत्तर वैदिक कहेगा तो ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। 25 हो जाएगा, द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे? यानी कि दूसरा नंबर पे टोटल जैन तीर्थकर 24 हुए, तो इसमें कह रहा है कि दूसरा कौन थे? तो दूसरा जो थे अजित नाथ थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरा कौन थे? अजित नाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। संभव नाथ थे तीसरा, प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। पहला हो जाएंगे ऋषभ देव, प्रतीक चिन्ह था 60। और अरिष्टनेमी थे 22वें, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो जो वैष्णव धर्म है इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। उपनिषद की संख्या कहेगा कितनी है? 108 है। वेद की संख्या है 4, वेदांग की संख्या हो जाएगा 6 और पुराणों की संख्या हो जाएगी 18 है। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? 6ठी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। धम्म की व्याख्या की गई है किसमें? 11वां शिलालेख में। और धम्म घोष की घोषणा किसमें किया गया है? 4था में। और तीर्थ यात्रा का कहेगा उल्लेख मिलता है तो 7वां शिलालेख में। आगे देखेंगे, 28 नंबर हो जाएगा, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें से कह रहा है कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा वनारोपण। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक किस देश का निवासी था? जो अब्दुल रज़ाक था ये विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और ये किस देश के था? तो फारस का। ऑप्शन हो जाएगा बी। इटली निवासी आए थे कौन? निकोलो कोंटी, जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आए थे। बारबोसा और डेमिंग पायस ये कृष्ण देवराय के शासनकाल में
विजयनगर आए थे और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो पुर्तगाल से, यानी कहाँ के थे, पुर्तगाल के। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था। अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था, तो ये कब किए थे, 1562 ईस्वी में। दास प्रथा की कहेगा समाप्ति अकबर के द्वारा कब की गई थी, 1562 में। तीर्थकर जो तीर्थ यात्रा कर था, इसकी समाप्ति 1563 में की गई थी। दिन ए इलाही की घोषणा कब की गई थी, तो 1582 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, एला सापल की संधि के तहत। दूसरा समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि के तहत और तीसरा समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के तहत। और प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था ये मद्रास के संधि के तहत समाप्त किया गया था। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो युद्ध है कब हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कहेगा तो ये 1746 से 1748 के बीच हुआ था और दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक हुआ था। तीसरा कहेगा तो 1756 से 1763 तक हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। और प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो ये 1767 से 69 तक हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये लॉर्ड एमहर्स्ट के समय लड़ा गया था। कब हुआ था, तो 1824 से 26। दास प्रथा की समाप्ति किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा 1843 में। और सती प्रथा के समाप्त किए थे लॉर्ड बेनिमेंटी 1829 में। आगे बढ़ेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। करा निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। ये कहे थे टी.आर. होम्स। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन कहे थे, टी.आर. होम्स कहे थे। और वही स्वतंत्र भारत के प्रथम कहेगा स्वतंत्रता का युद्ध को ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये कहा गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा 1857 के क्रांति के बारे में। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, डिजरायली कहे थे। और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध 1857 के क्रांति के बारे में किसने कहा था, तो L.E.R. रीज। 34 नंबर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहे थे एडोल्फ हिटलर। और वही सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दिया गया था राजा खेतड़ी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु किसने कहा था, तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे, 35 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग आया था, तो ये कब आया था, 1942 में। ये जो कथन है सही है। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग के गठन किया गया था, ये भी सही है। 1946 में कैबिनेट आयोग के गठन किया गया था। शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग के गठन किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। पराली पादपों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एग्रोनॉमी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन को क्या बोला जाता है, पैलियोंटोलॉजी। इसको बोला जाता है पैलियोंटोवांटनीलॉजी, पैलियोवांटनीलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या बोलते हैं, कवक के अध्ययन किया जाता है किसमें, तो माइकोलॉजी में। और शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। इसका हो जाएगा आंसर ए। आगे बढ़ेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन है। R.H. हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। R.H. हिटकर के द्वारा जीवों को कह रहा है कि कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो 5 वर्ग में। ऑप्शन हो जाएगा सी। और कब किया गया था, 1969 ईस्वी में। वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, कार्ल लिनियस को कहा जाता है। 38 नंबर हो जाएगा। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या बोला जाता है,
तो इसे बोला जाता है क्रिप्टोफाइटस। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइटस कहते हैं और कड़ी चट्टान पे उगने वाले शैवाल को कहा जाता है लिथोफाइटस। आगे देखेंगे और ब्रायोफाइटा क्या है, तो ये पादप जगत का उभयचर इसे बोला जाता है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, सरसों के बीज के अपमिश्रित के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। सरसों के बीज के अपमिश्रित के रूप में सामान्यतः कर निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है अर्जिमोन के बीज को, अर्जिमोन के बीज को लाया जाता है। जो सरसों है ये किस कुल का पौधा है, तो ये कुर्सी फेरी कुल का पौधा है। 40 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है, तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B2 के कमी से होता है। जो किलोसिस रोग होता है ये विटामिन B2 के कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 के रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। विटामिन के हो जाएगा फिनोक्विनोन और इसके कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। विटामिन B5 के रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटोथोनिक। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है छाल से। ऑप्शन हो जाएगा डी, और ये कार्य करता है मलेरिया के दवा के रूप में। जड़ के उदाहरण हो जाएगा मूली तथा गाजर। कपास प्राप्त होता है बीज से और चाय प्राप्त होता है पत्ती से। 42 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्त्रावित होता है, तो इसमें से हो जाएगा सभी जो पाचक हार्मोन है छोटी आंत से स्त्रावित होता है, जिसे कि देख लेते हैं सिक्रेटिन, उसके बाद हो जाएगा मोटिलिन, उसके बाद हो जाएगा कोलेसिस्टोकाइनिन। तो इसमें से सभी जो हार्मोन है ये स्त्रावित होता है छोटी आंत से। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। जो कांच के लाल रंग होता है ये क्यूप्रस लवण के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। वही पीकॉक नीला किसके कारण होता है, क्यूप्रिक लवण के कारण। गहरा नीला होता है किसके कारण, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। आगे देखेंगे 44 हो जाएगा, 44 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो देखते हैं, इधर तत्व है और इधर दिया गया है इसका अनुप्रयोग, यानी किस तत्व का प्रयोग किस में किया जाता है। यूरेनियम का समस्थानिक का प्रयोग किस में होता है, तो ये होता है नाभिकीय ईंधन के रूप में। कोबाल्ट का उपयोग किस में होता है, कैंसर का उपचार में। आयोडीन का उपयोग किस में होता है, ये गलगंड में होता है। और रेडियम के उपचार होता है, रेडियम का प्रयोग जो होता है ये द्वितीय कैंसर के उपचार में होता है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा 45 नंबर है, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं। ये कौन सा समूह है, तो समूह हो जाएगा 18। उत्कृष्ट गैस की संख्या 6 हो जाएगा, जो जिसमें कि है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। इसमें से आर्गन सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है और कौन नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। और स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, तो जिनॉन को कहते हैं। 46 हो जाएगा, सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। सिल्वेनाइट ये किसका अयस्क है, तो ये गोल्ड का अयस्क है। ऑप्शन हो जाएगा सी। डोलामाइट ये मैग्नीशियम तथा कैल्शियम ये दोनों का अयस्क है। वही पायरोलुसाइड कहेगा तो ये मैग्नीज का अयस्क है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर है, जी बड़ा जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो देखते हैं कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है, बारी बारी देख लेते हैं। इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ये तो सही है। यह एक सदिश राशि है, ये सही नहीं है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है एक अदिश राशि है। तो इसमें से कथन कर रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी आगे भी देख लेते हैं, जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, ये भी सही है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर है, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो इनमें से अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हो जाएगा भूकंपीय तरंगों में एस तरंग है। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो एस तरंग और पी तरंग है ये भूगर्भीय तरंग है। वही धरातलीय तरंग कहेगा तो एल तरंग हो जाएगा। और तीनों समूह से पार करने वाला तरंग हो जाएगा पी तरंग। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है।
निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो ये कौन सा तरंग है? तो ये तरंग हो जाएगा गामा किरण। ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसका खोज किए थे पॉल बिलार्ड। और पराबैंगनी किरण की खोज किए थे जोहान रिटर। एक्स किरण की खोज किया गया था रोएंटजन के द्वारा। और लघु रेडियो तरंग के खोज किए थे हेनरिक हटर्ज। और दीर्घ रेडियो तरंग के खोज किए थे मार्कोनी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा? सर्वाधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी का। और कम होता है लाल रंग का। प्रिज्म में से गुजरने पे रंगों का जो क्रम होता है ये ऐसे होता है। इसका ठीक हो जाएगा बैजानी, हपी नाला। ऊपर हो जाएगा बैगनी, उसके नीचे हो जाएगा जामुनी, उसके नीचे नीला, हरा, पीला, नारंगी और सबसे नीचे होता है लाल। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। तो देखते हैं, ये में गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में देखेंगे, जो कौन प्रथम बने और कौन अंतिम बने। बंगाल में पहले गवर्नर बनाया गया, तो गवर्नर प्रथम कौन बन गए? रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर बने। और अंतिम गवर्नर कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग्स है। और अंतिम जब गवर्नर बने तो इन्हीं को प्रमोट करके वारेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया गया था? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये सब बने थे गवर्नर और यहाँ से बने गवर्नर जनरल। ये अंतिम थे और प्रमोट करके क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। तो ये हो गए प्रथम। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये बंगाल के थे। और इनको प्रमोट करके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया, न कि बंगाल के। बंगाल के थे अंतिम और इनको प्रमोट हुआ तो ये पूरे भारत के बन गए प्रथम गवर्नर जनरल। अंतिम कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि इनको जो प्रमोट किया गया तो यहाँ से भारत के वायसराय बने ये प्रथम। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम कौन बने? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने। भारत का प्रथम भारतीय वायसराय या गवर्नर जनरल कहेगा कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे और अंतिम भी यही थे। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का शुरुआत किया था कौन किए थे? तो ये किए थे रॉबर्ट क्लाइव। कब? तो 1765 में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो ये 12 अगस्त 1765 में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः किसे नियुक्त किए थे? जो रॉबर्ट क्लाइव थे बंगाल के लिए उप दीवान नियुक्त किए थे मोहम्मद रजा खां को, और बिहार के लिए कहेगा तो राजा सीताब राय को ये दीवान नियुक्त किए थे। भारत से द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था, तो ये किए थे वारेन हेस्टिंग्स। कब? 1772 में। लागू किए थे रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। इसने सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का प्रतिपादन किया कौन? तो ये किए थे वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया कार्य। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली वार्षिक जो पेंशन था उसको बंद कर दिया। इसी के समय में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी हुई थी। इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की गई थी। इसी के शासनकाल में कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना की गई थी 1781 में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, इसी के समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी 1791 में। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1793 में इसने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, तो ये कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। भू राजस्व वसूलने हेतु मालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।